गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आप सबों के लिए बेहतरीन प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू होने वाली है। तो इस वीडियो को कंसिस्टेंटली रेगुलर देखते रहिए। इस तरह के वीडियो मैं हमेशा लाता रहूँगा आपके लिए, आपकी सेवा में हाजिर हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें, ताकि उन्हें भी प्रश्नों का जो दायरा और जो उनका सॉल्व करने का जो तरीका है, कम से कम सीखने का मौका मिले। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले पहला प्रश्न जो है उसमें पूछा गया है कि कौन अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का उपयोग करने वाला पहला भक्ति संत था। ध्यान रहे, पहला भक्ति संत पूछा गया है। पहला भक्ति संत जिसने अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी के उपयोग को बढ़ावा दिया या हिंदी का उपयोग किया। ऑप्शंस आर दादू दयाल, कबीर, रामानंद, तुलसीदास। थिंक अबाउट दैट। तो इसका सही जवाब है रामानंद। जी हाँ, रामानंद ऐसे पहले भक्ति संत थे जिन्होंने अपने विचार या संदेश को प्रसार करने के लिए जनरली उन्होंने हिंदी शब्द या हिंदी भाषा का प्रयोग किया। ओके, लेट्स सी समथिंग अबाउट इट। इसमें ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, सब समझ गए कि रामानंद के बारे में। देखिए, रामानंद जो कि 14वीं शताब्दी में अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का उपयोग करने वाले पहले भक्ति संत थे, जिन्होंने स्थानीय लोगों के बीच उनके उपदेश को लोकप्रिय बनाने में काफ़ी मदद किया। ओके, तो आगे बढ़े। सेकंड प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, बताइए विच आर द करेक्ट ऑप्शन नहीं है। कौन से कथन सही नहीं है? ध्यान रहे, सही नहीं है पूछा गया है। ओके, पढ़ते समय आपको ध्यान रखना होगा कि सही नहीं पूछा गया है। जियाउद्दीन बर्नी के काम अगर देखा जाए तो तारीख ए फिरोज शाही क्या जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें फिरोज शाह तुगलक तक दिल्ली सल्तनत के इतिहास का हिसाब किताब इसमें है। मतलब फिरोज शाह तुगलक से लेके दिल्ली सल्तनत के जो अंत पीढ़ी था उसमें जियाउद्दीन बर्नी की बहुत भूमिका थी और उसके द्वारा तारीख ए फिरोज शाही लिखा गया है। अल बरूनी ने अरबी भाषा में तारिक अल हिंद लिखा। अरबी भाषा में तारिक ए हिंद लिखा। फारसी भाषा में लिखे अमीर खुसरो के काम उल फतुहा, खजैन उल फतुहा, ठीक है, उल फतुहा ने अलाउद्दीन खिलजी की जीत का हिसाब किताब दिया है। विच आर द करेक्ट अबाउट? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जियाउद्दीन बर्नी, तारिक ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली सल्तनत, दूसरा अल बरूनी, अरबी भाषा तारिक उल हिंद, और फारसी भाषा में अमीर खुसरो के द्वारा उल फतुहा अलाउद्दीन खिलजी के हिसाब जीत के हिसाब की जानकारी। विच आर द नॉट करेक्ट? ऑप्शंस आर, तो इसमें से सारे के सारे ऑप्शंस आपको क्या लगते हैं, सही है या गलत है? काफ़ी कठिन प्रश्न है, तो मेरे ख्याल से सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसमें डी इज़ द राइट आंसर। चलिए, इसके बारे में आपको जानकारी कुछ मिल जाए तो बेटर। देखिए, सबसे पहले जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के शासनकाल के दरमियान उत्तर भारत में स्थित दिल्ली सल्तनत मुस्लिम राजनीतिक का एक विचारक था। उसने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की। तारीख ए फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी, दिल्ली सल्तनत की जानकारी। उसने बलबन के शासनकाल से फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के पहले 6 वर्षों तक की अवधि को कवर किया है। बलबन के शासनकाल से लेके फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के पहले 6 वर्ष तक की अवधि को इसने कवर किया है। तो तुगलक वंश से खिलजी वंश नहीं जोड़ दीजिएगा, बलबन, ठीक है, तक के 6 वर्ष से लेके फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के पहले 6 वर्ष को इसने, जियाउद्दीन बर्नी ने, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के शासनकाल में तो था ही, ठीक है। तो ये तो हुआ था जियाउद्दीन बर्नी के बारे में। अब आते हैं अल बरूनी के बारे में। अल बरूनी जो कि एक ईरानी विद्वान था, उसने एक किताब लिखी जिसका नाम था तारिक उल हिंद। तारिक उल हिंद अल बरूनी भारतीय दर्शन और धर्म में अरबी में लिखा है अल बरूनी, और से अल बरूनी, दूसरा से और से अरबी, और उसने अपना काम किया है तारिक अल हिंद। अब आते हैं तीसरे महान
अमीर खुसरो के बारे में। इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के एक महान सूफी संगीतकार, कवि, विद्वान, तबला वादक, ठीक है। संस्कृत इतिहास में इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान सांस्कृतिक इतिहास के दृष्टिकोण से देखा जाए। खुजरो ने उल फुतवा द ट्रेजर ऑफ विक्ट्री, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के मतलब उसके कार्य, उसकी युद्ध, उसकी प्रशासनिक नीतियां इत्यादि को रिकॉर्ड किया है। तो अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, उल फुतवा द ट्रेजर ऑफ विक्ट्री, अल बरूनी, तारिक उल हिंद, अरबी में लिखा गया। ओके, लेट्स गो अहेड। और एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कव्वाली का पिता या गीतों की गजल का जो शैली का जो अग्रणी माना जाता है वो वास्तव में कौन है? तो अमीर खुसरो जी हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन जोड़ों को विचार करना है और बताना है कि कौन सा समाचार पत्र या पत्रिका जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो पहला किताब है या पत्रिका जो भी हो, उसका बारे में है कि रस्त गोपतार। क्या ये राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया है? तलवार, भगत सिंह, और नीचे है कॉमरेड। क्या ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है? तो पहला है रस्त गोपतार, दूसरा है तलवार और तीसरा है कॉमरेड। पुस्तक की जानकारी होगी या पत्रिका की जानकारी होगी तभी इसका आप आंसर दे पाइएगा। तो विच आर द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शंस आर, आंसर देखिए, 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए तीनों पुस्तक की का या पत्रिका का। तो पहला था रस्त गोपतार, जो कि आपको पता होना चाहिए ये राजा राम मोहन राय द्वारा नहीं बल्कि दादा भाई नौरोजी द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा। ओके, रही बात तलवार की, तो तलवार किसके द्वारा लिखा गया है? तलवार, ये मदन तलवार नाम का एक पुस्तक था या पत्रिका था, मदन तलवार। तो ये मदन लाल ढींगरा द्वारा लिखा गया था, ठीक है, ना कि भगत सिंह के द्वारा। और कॉमरेड, बात करें कॉमरेड की, तो कॉमरेड जो है ये आपको पता होगा, मेरे ख्याल से मोहम्मद अली जिन्ना, उनके द्वारा लिखा गया। तो तीनों का रंग गलत है, तीनों स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहे हैं। चलिए इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी। रस्त गोपतार एक बॉम्बई में संचालित हुआ एंग्लो गुजराती पेपर था और इसको 1854 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा जाता था। पश्चिम भारत में पारसी के बीच एक समुदाय, मतलब पारसी के बीच जो सामुदायिक एकता स्थापित करना हो, सुधार करना हो, तो उसके लिए रस्त गोपतार, क्योंकि पारसी, ठीक है। और ये एंग्लो गुजराती पेपर था, ध्यान रहे, एंग्लो और गुजरात दो भाषा में, इंग्लिश में और गुजराती में निकलता था। मदन की तलवार, जिसको बाद में सिर्फ तलवार कहा जाता था, उसको बर्लिन में निकाला जाता था 20वीं शताब्दी के दरमियान। एक राष्ट्रवादी, काफ़ी राष्ट्रवादी था, इसमें राष्ट्रभक्त की बहुत मतलब अगाध सुगंध आती थी। और इसको लिखने वाला व्यक्ति था महान व्यक्ति मदन लाल धिंगरा, जिन्होंने करजन वाली को गोली मारकर हत्या कर दी थी, ठीक है। 1909 में इसको आगे चलकर भिकाजी कामा के द्वारा पेरिस में स्थापित किया गया था। और इसकी सारी की सारी मतलब अगर जिम्मेदारियां आगे चलकर किसने ले ली, तो वीरेंद्र चट्टोपाध्याय ने आगे ले लिया, ठीक है। तो वीरेंद्र चट्टोपाध्याय आगे चलकर उन्होंने तलवार की पत्रिका को छापना स्टार्ट कर दिया। तो कॉमरेड की बात करें, कॉमरेड एक अंग्रेजी भाषा में निकलता था। 1911 से लेके 1914 के बीच में मौलाना आज़ाद, जो वही मोहम्मद अली जिन्ना या मौलाना मोहम्मद अली ने इसको प्रकाशित किया या संपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शंस दिए गए हैं कि सी वीर विजय राघवाचारी 1922 में गया सेशन में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो अध्यक्षता हुई थी, क्या उसमें वीर राघवाचारी थे? अजीमुल्ला खान ने खेड़ा सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था। और बी मालावाड़ी सेवा सदन की स्थापना किए थे। विच आर द करेक्ट? बी मदन मालावाड़ी, विच आर द करेक्ट ऑप्शंस आर हियर। देखिए कॉमन सेंस अगर लगाइए, अजीमुल्ला खान का नाम आपने 1857 के दरमियान सुना होगा। जी हाँ, अजीमुल्ला खान, उसी अजीमुल्ला खान की बात हो रही है जिन्होंने नाना साहब को एक तरह से प्रमुख भूमि मदद की थी। तो सत्याग्रह कहाँ से आ गया? खेड़ा सत्याग्रह तो होगा नहीं। और बी राघवाचारी ये 1922 के दरमियान नहीं, गलत है। शायद गया सेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
इसके आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए। और बी मालावाड़ी जिन्होंने सेवा सदन की स्थापना की, तीसरा स्टेटमेंट सही है। लेट्स सी समथिंग अबाउट इट इन डिटेल। तो चक्रवर्ती वी राघवाचारी जो कि एक राजनीतिक थे, भारतीय राजनीतिक, हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ अपील उठाई गई। अपनी बेगुनाही साबित करने में कानूनी लड़ाई और अंतिम जीत ने उन्हें दक्षिण भारत का शेर बना दिया। मतलब दक्षिण साउथ का, अगर किसी साउथ का किंग कहा जाए या साउथ का लायन कहा जाए तो चक्रवर्ती वीर राघवाचारी को। 1922 में नागपुर सत्र के दौरान वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ना कि 1922 में गया सेशन के। तो नागपुर सत्र में वीर राघवाचारी जी ने अध्यक्षता की और इनको दक्षिण का शेर भी कहा जाता है। और कहा जाए तो अजीमुल्ला खान की बात, तो अजीमुल्ला खान जिसे अजीमुल्ला खान के नाम से जाना जाता था, शुरू में सचिव बने, बाद में नाना साहिब के प्रधानमंत्री भी नियुक्त हुए। और यही नाना साहब जिनकी 1857 के क्रांति में अजीमुल्ला खान की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, उनका विद्रोह में भाग लेना और 1858 में मौत हो जाना, तो फिर खेड़ा सत्याग्रह में वहाँ कैसे पहुँच गए। और बी मालावारी ने, ठीक है, बी मालावारी ने 1885 में सेवा सदन की स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहे, निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए आगे आपके पास स्क्रीन पर आपको जानकारी होनी चाहिए, अगर तिथि तो आप ही कर सकेंगे। चलिए, पहला है सगोली की संधि, दूसरा है एंग्लो अफगान युद्ध, तीसरा है एंग्लो बर्मा युद्ध, चौथा है गंडामाक की संधि। सबसे पहले घटित कौन हुआ होगा? तो ये सगोली की संधि 1815-16, यस, आपको पता होगा मेरे ख्याल से। देखिए, बर्मा के साथ पहले युद्ध हुआ, बाद में अफगान के साथ, और गंडमक की संधि सबसे अंतिम में हुई। तो बर्मा का युद्ध लगभग माना जाता है 24-25 के दशक में, 1824-25 में। अफगान का आप मान सकते हैं 1800 कितना, 35 से 40 मान लीजिए। और ये हुआ है लगभग 1879 में। तो आपका ऑप्शन यहाँ क्लियर हो गया कि संगोली सबसे पहले हुआ है, उसके बाद बर्मा हुआ है, उसके बाद फिर अफगान आक्रमण हुआ है, और गंडमक की संधि बाद में हुई है, सबसे अंतिम में हुई है। और सगोली की संधि नेपाल से हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब ध्यान रखिए कि अंग्रेजों की जो विदेश नीति थी, जब वो भारत में मतलब औपनिवेशिक शासन के दरमियान अगर जाकर भारतीय अंग्रेजों की जो विदेश नीति पर विचार किया जाए तो सबसे पहले उन्होंने, उसका जो केंद्र था वो नेपाल था, उसके बाद फिर बर्मा में आक्रमण हुआ, फिर जाके अफगानिस्तान में देखा गया, और उसके बाद गंडमक की संधि हुई, ठीक है, 1879 में। तो आपके ऑप्शंस मिल चुके होंगे, पहले ए, उसके बाद फिर जाके सी, उसके बाद बी, उसके बाद डी। चलिए ए खोजिए, ए इज द बी राइट आंसर। तो सगोली की संधि यहाँ पर दिया हुआ एग्जैक्ट तिथि जो आपको याद नहीं करना है, आई थिंक याद कर ले तो बेहतर है। सगोली की संधि 1815-16। एंग्लो अफगान युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 39 से 42 के दरमियान, मैंने 1836, 35, 40 जो भी बोला। और बर्मा युद्ध जो हुआ था वो 24-25 के दरमियान, ठीक है, पहला बर्मा युद्ध हुआ था। और उसके बाद फाइनली गंडमक की संधि जो 1879 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 18 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और यह आ गया गांधी जी से संबंधित प्रश्न। गांधी जी ने जाति व्यवस्था का विरोध नहीं किया। अच्छा, गांधी जी ने क्या जाति व्यवस्था का विरोध नहीं किया, तथा वर्ण व्यवस्था के भीतर सुधार चाहते थे, जबकि अम्बेडकर ने अस्पृश्यता को दूर करने के लिए जाति व्यवस्था का उन्मूलन की वकालत की। मतलब अम्बेडकर और गांधी जी के विचार अगर जाति व्यवस्था के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो एक दूसरे के कंट्रोडिक्ट है। गांधी जी चाहते थे कि क्या जाति व्यवस्था बरकरार रहे, वर्ण व्यवस्था में सुधार हो जाए तो अच्छा है, जबकि अम्बेडकर चाहते थे कि अगर आप अस्पृश्यता को दूर करना है ना तो व्यवस्था, इस जाति व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर डालिए। दूसरा ऑप्शन है कि अम्बेडकर के विपरीत गांधी ने राजनीति और धर्म को अलग करने की मंजूरी दी। क्या अम्बेडकर के विपरीत, मतलब अम्बेडकर चाहते थे जबकि गांधी जी नहीं चाहते थे, कि गांधी जी ने राजनीतिक और धर्म को अलग करने की मंजूरी दे दी। गांधी जी का स्टेटमेंट अगर याद होगा तो आप पकड़ लीजिएगा, गांधी जी और अम्बेडकर दोनों ही ग्राम स्वराज के पक्षधर थे। ये स्टेटमेंट तो आपको हेल्प कर देगा, क्योंकि गांधी जी और अम्बेडकर को लेकर ग्राम स्वराज के जो तर्क थे, उनका क्या था कि इसका मतलब है भारतीय विशेष रूप से ग्राम जनता के लिए वास्तविक स्वतंत्रता है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगर आपको तीसरा स्टेटमेंट थोड़ा सा भी जानकारी होगा गांधी जी और अम्बेडकर को लेकर, देखिए गांधी जी 3 तो काट ही दीजिए, क्योंकि गांधी जी और अम्बेडकर ग्राम स्वराज के विचार में एक दूसरे के अपोजिट थे। गांधी जी चाहते थे कि ग्राम स्वराज अर्थात ग्राम की शासन व्यवस्था हो, लेकिन
अम्बेडकर इसके खिलाफ थे। तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। रही बात जाति व्यवस्था को बरकरार रखने का, तो गांधी जी का बिल्कुल यही कहना था। हालांकि अम्बेडकर ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि गांधी जी धर्म और राजनीति को पृथक नहीं करना चाहते थे, क्योंकि गांधी जी का धर्म का कंसेप्ट काफ़ी अलग था। दैट वुड बी समथिंग डिफरेंट, तो आप उसको अलग नहीं कर सकते, जबकि अम्बेडकर चाहते थे। तो दूसरा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। जी हाँ, देखिए सबसे पहले गांधी जी के जो विचार हैं उसको धर्म को लेकर देखा जाए और राजनीति को लेकर देखा जाए, तो गांधी जी, अम्बेडकर ने गांधी के विपरीत राजनीति और धर्म को अलग करने की मंजूरी दी। अम्बेडकर जी ने, अम्बेडकर का मानना था कि ग्राम स्वराज भेदभाव और असमानता के आधार पर सामाजिक पदानुक्रम को जारी रखेगा, मतलब एक तरह से हियरार्की बना देगा, ऊपर सबसे उच्च लोग बैठे रहेंगे, क्योंकि सब अधिकार तो उन्हीं के पास होंगे, इसलिए उनके पक्ष में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालक्रम के आधार पर कांग्रेस से पूर्व जो संगठन बना उसके बारे में पूछा जा रहा है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ओके, बॉम्बे प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन तो बना है लगभग 1885 में, आई थिंक 1885 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब बना है? ये 1866 में बना हुआ शायद। और बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी शायद बहुत पहले बना था, और उसके बाद बना होगा मद्रास। तो मैं अगर बॉम्बे प्रेसिडेंसी को सबसे पीछे डालूं तो दूसरा सबसे पीछे चल जाएगा, यानी बी या सी में आंसर होना चाहिए। और उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन तो हो गया, तो आपका जाके ऊपर सबसे है 2, 3। जी हाँ, मिल चुका है आंसर, बी इज द राइट आंसर, आई थिंक बी, यस। तो देखिए एग्जैक्ट तिथि याद कीजिए। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में बना था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में बना था, और फाइनली जाके बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो कि 1885 में बना था। तो सबसे पहले बना बंगाल, उसके बाद मद्रास, उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ठीक पहले बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मा बंधव उपाध्याय के बारे में। ब्रह्म बांधव उपाध्याय वह संध्या अखबार के संपादक थे जिन्होंने उदार और लोकतांत्रिक आदर्शों और मूल्यों की वकालत की। वह स्वामी विवेकानंद के सहपाठी थे। ब्रह्म बांधव स्वामी विवेकानंद के सहपाठी थे और समाज के गरीब वर्गों के बीच वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्कूल खोले, और 1907 में राजद्रोह के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। ब्रह्म बांधव के बारे में आई थिंक कौन सा कथन गलत है पूछा गया है। तो सबसे पहली बात, ब्रह्म बांधव संध्या अखबार के संपादक तो थे, इसलिए पहला स्टेटमेंट आई थिंक सही कर दीजिए। तो ये तो होगा नहीं। स्वामी विवेकानंद के सहपाठी थे, समाज के गरीब वर्गों को बढ़ावा, वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात तो स्वामी विवेकानंद ऐसा करते नहीं थे, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो ये शामिल हो जाएगा आंसर में। और तीसरा भी शायद राजद्रोह के लिए गिरफ्तार किया गया कि नहीं, देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हो। 3 तो 2 के साथ है, 1 खत्म, तो आंसर बिल भी सी होना चाहिए। बी इज द राइट आंसर, आई थिंक बी। 1 और 2 गलत है। जी हाँ, 1 और 2। वो संध्या क्रांतिकारी गतिविधियों की एक वकालत करने वाला अखबार था। उनके स्कूल का उद्देश्य जो था, मतलब उनका प्रिंसिपल क्या था, कुलीन वर्ग के छात्राओं के लिए, जो बड़े बड़े लोग थे उनके लिए वैदिक और आधुनिक शिक्षा को सिखाना था, ना कि गरीब छात्रों को। गरीब पर उनका फोकस नहीं था। ठीक है, बंद। बस। जेलों का प्रबंधन, आप इस पर विचार करना, आपको बताना है कि जेलों का प्रबंधन और प्रशासन समवर्ती सूची में आता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 20, 21, 22 के तहत मौलिक अधिकार कैदियों के अधिकारों से स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ है।
जन प्रतिनिधि जो अधिनियम है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आरपीए एक्ट जो है, आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत जो अंडर ट्रायल के जो कैदी हैं, यानी विचाराधीन कैदी, क्या वो चुनाव में भाग ले सकते हैं? यूरोप, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, आयरलैंड, बाल्टिक राज्य और स्पेन कैदी मतदान कर सकते हैं। कैदी मतदान कर सकते हैं। ये सब देखिए, सबसे पहला ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, जेल प्रबंधन समवर्ती सूची में कहाँ से आ गया? क्या आपको पता है जेल प्रबंधन समवर्ती सूची में आता है? ये तो पूरी तरह से आई थिंक राज्य का है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा तो सही है बिल्कुल। जनप्रतिनिधि विचाराधीन चुनाव भाग ले सकती है, ये तो गलत है, भाग नहीं ले सकते हैं विचाराधीन कैदी। और ये तो चौथा स्टेटमेंट कि यूरोप, स्विट्जरलैंड और फिनलैंड या डेनमार्क हो, उसमें स्पेन में कैदी को मतदान करने का अधिकार मिलता है। तो पहला तो होगा नहीं, तो पहला तो छांटने के बाद 2-4 आंसर, सी विल बी द आंसर, सी इज द राइट आंसर। भारत में कैदी की स्थिति की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए, जेल और प्रशासन, जेल हो, उसका प्रशासन हो, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य सूची के तहत आता है। ठीक है, तो जेल और उसका प्रशासन, रीजन एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी तरह से राज्य सूची के आइटम में आता है। तो ये राज्य का विषय हो गया। जेल का प्रबंधन और प्रशासन विशेष रूप से राज्य सरकारों के क्षेत्र में आता है, जेल अधिनियम 1894 के तहत। ओके, इस प्रकार राज्य जो है वो जेल कानून, नियम और जो भी रेगुलेशन है उसकी भूमिका उसकी अहम है। अब आते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 20, 22, ये सब के सब कैदियों के अधिकारों के साथ जुड़े हुए हैं, उसके व्यवहार के साथ। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की जो धारा 62 है, उसमें कहा गया है कि पुलिस की वैध हिरासत में व्यक्ति और सजा के बाद कारावास की सजा काटने वाले लोग मतदान में भाग नहीं कर सकते हैं। विचाराधीन कैदियों को चुनाव में भाग लेने से बाहर रखा जाता है। विचाराधीन कैदी जो अंडर ट्रायल है वो चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, भले ही उनका नाम मतदाता सूची में हो क्यों ना। केवल प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत जो गिरफ्तार किए गए हैं वो डाक मत पत्रों के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं। यही है। कुछ स्टेटमेंट समझ लीजिए। भारत में 2016 तक लगभग 4-4.5 लाख कैदी हैं, जिसमें से 95% कैदी तो पुरुष हैं और लगभग 4.5% महिलाएं हैं। अधिकांश कैदी की उम्र जो है वो 30 से 35 के बीच है, और उसके बाद फिर 18 से 30 वर्ष, और फाइनली 50 वर्ष। स्विट्जरलैंड, यूरोप, नॉर्वे, फिनलैंड, आयरलैंड, बाल्टिक ऐसे राज्य हैं जो पहले से ही कैदी को मतदान की अनुमति दे चुके हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, खनिज संसाधनों का प्रबंधन केंद्र सरकार की एक विशेष एक्सक्लूसिवली जिम्मेदारी है। खनिज संसाधन का प्रबंधन केंद्र सरकार करता है केवल। भारत में पेट्रोलियम भंडार खास करके मुख्य रूप से असम, गुजरात और मुंबई के तलछटी घाटियों में स्थित है। पहली बार राष्ट्रीय खनिज नीति सन 2019 ने अंतर पीढ़ीगत इक्विटी की अवधारणा पेश की, जो वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी दोनों की भलाई से जुड़ा हुआ है। और चौथा है कि जिला खनिज फाउंडेशन जो फंड है, उसकी स्थापना प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत खनन प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के कल्याण के लिए की गई थी। ये डिस्ट्रिक्ट जो माइनिंग फाउंडेशन है, उसकी स्थापना प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत किया गया है। छोड़िए, जिसकी जानते हैं उसके आप एलिमिनेट कीजिए। कौन सा कथन सही है? पहला आइए, पहला ऑप्शन में देखिए, केवल केंद्र सरकार के द्वारा खनिज का प्रबंधन किया जाता है, ये तो गलत है फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि राज्य सूची में भी कहीं ना कहीं खनिज संसाधनों का मैनेजमेंट तो आता ही है। तो पहला ऑप्शन खत्म, आते हैं नीचे ऑप्शन में। तो इस प्रकार आपका ए और बी, डी खत्म हो चुका है। 2 और 3 तो दोनों में है, तो चौथा स्टेटमेंट पर विचार कर लीजिए। और वाह, ये तो खनिज जिला फाउंडेशन की स्थापना प्रधानमंत्री खनिज कल्याण क्षेत्र के तहत खनन प्रभावित लोगों के क्षेत्रों के कल्याण के लिए की गई थी। क्या लगता है आपको? आई थिंक दिस इज नॉट करेक्ट। मैं बी के साथ जाना हूँ। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, ऑफ कोर्स। तो खनिज संसाधनों का प्रबंधन केंद्र सूची और भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची के राज्य सूची दोनों में आता है। केंद्र और राज्य मतलब समवर्ती सूची के तहत है। खनिज का प्रबंधन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। खनिज प्रबंधन समवर्ती सूची। पेट्रोलियम की बात करें तो ये अरब सागर में, असम में है, गुजरात में है, मुंबई है। खास करके ये अभी तलछट्टी जो है जिसमें काम हो रहा है, लेकिन अभी अभी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी बेसिन में भी नए भंडार खोजे गए हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है। और ये अंतर्गत पीढ़ीगत जो इक्विटी है, राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 के अंतर्गत
सन 2019 के अंतर्गत जो अंतर्गत पीढ़ी इक्विटी की जो धारणा है उसको परिचय दिया गया है। भावी पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी की दोनों की जो भलाई है उससे जुड़ा हुआ है। सतत खनन होना चाहिए, सुनिश्चित तरीके से होना चाहिए, संस्थागत तरीके से होना चाहिए, यही है ओवरऑल। अब आते हैं चौथा स्टेटमेंट जो था हम लोगों के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग था कि DMF इन डिस्ट्रिक्ट जो माइनिंग फाउंडेशन है यानी खनिज ये विकास और विनिमय संशोधन 2015 के तहत स्थापित किया गया है। ओके ओके, ये जो DMF है वो यानी खान और खनिज विकास विनिमय संशोधन अधिनियम 2015 के तहत स्थापित है। ठीक है, खान और खनिज विकास संशोधन अधिनियम 2015 ने खनन से संबंधित कार्यों में जो प्रभावित लोग हैं उसके लिए जिला खनिज नियुक्त की स्थापना की गई है। तो प्रधानमंत्री वाला ऑप्शन गलत हो गया। अरे बाप रे, वे खनन से संबंधित ऑपरेशन से प्रभावित व्यक्ति और उसके क्षेत्रों को लाभ देते हैं और एक गैर लाभकारी ट्रस्ट है। रही बात प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की, तो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना जिला खनिज नीव DMF द्वारा उत्पन्न धन का उपयोग करके खनन संबंधी कार्यों और क्षेत्रों और लोगों के कल्याण के लिए प्रदान किया जाता है। ये अलग हो गया। अब आते हैं छाया उद्यमियों के बारे में। छाया उद्यमी मतलब होता है कि शैडो जो इंडस्ट्रीज है उसके बारे में कथन पर विचार करना है। शैडो इंडस्ट्रीज या जो छाया उद्यमी है ऐसे व्यक्ति होते हैं जो व्यवसाय का प्रबंधन तो करते हैं, जो वैध वस्तुओं और सेवाओं को बेचते तो हैं और पंजीकृत व्यवसाय हैं, लेकिन कर का भुगतान नहीं करते। अच्छा, कर का भुगतान नहीं करेंगे और पंजीकृत भी हो जाएंगे। छाया उद्यमीशील प्रौद्योगिकी मध्यस्थता पहुंच के साथ अल्पकालिक कल्याण प्रभाव को बढ़ावा कर सकती है, लंबे समय में प्रतिकूल कल्याणकारी परिणाम पैदा कर सकती है। छाया उद्यमशीलता जो है वो टेक्नोलॉजी मध्यस्थ पहुंच के साथ साथ अल्पकालिक कल्याण को बढ़ावा दे सकती है, लंबे समय में प्रतिकूल कल्याणकारी परिणाम पैदा कर सकती है। ये बात तो सही लग रहा है। और भारत में दुनिया में छाया उद्यमों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। ये जो शैडो इंडस्ट्रीज है वो क्या सबसे ज़्यादा दूसरा नंबर पे भारत है? तो पहला ऑप्शन कि ये रजिस्टर्ड होते हैं तो वो तो गलत है। पंजीकृत व्यवसाय होगा तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स के दायरे से आप बाहर नहीं हो सकते हैं अगर, तो ये गलत है। बाकी सब कुछ सही है कि छाया उद्यमी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो व्यवसाय का प्रबंधन करते हैं, वस्तु और सेवाओं को बेचते हैं, लेकिन लिस्टेड नहीं होते हैं, कर का भुगतान भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो 2 और 3 कहीं होगा तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। छाया उद्यमी ऐसे व्यक्ति जो वैध वस्तुओं और सेवाओं को बेचने वाले व्यवसाय का मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन ध्यान रहे छाया उद्यमी पंजीकृत नहीं होते हैं। छाया उद्यमी पंजीकृत नहीं होते हैं मतलब है कि वो कर का भुगतान तो नहीं करते हैं। छाया अर्थव्यवस्था में काम करते हैं, जैसे जहाँ सरकारी अधिकारियों की उनके पहुँच से बाहर होती है, सरकारी अधिकारी वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता है। जैसे बिना लाइसेंस की टैक्सी कैब सेवाएं हैं, सड़क के किनारे जो छोटा छोटा दुकान लगाता है, और भी स्ट्रीट वेंडर लोग हैं, तो एक तरह से छाया इंडस्ट्री के रूप में है। भारत में दुनिया में देखा जाए तो भारत दुनिया के दृष्टिकोण में छाया उद्यमी की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। ओके, और पूरक सेवाएं प्रदान करता है, बाजार से संबंधित जो विकृतियां हैं और जो घर्षण है उसको कहीं ना कहीं मैनेज करने में भूमिका निभाता है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो छाया उद्यमी प्रौद्योगिकी मध्यस्थ पहुंच के साथ साथ अल्पकालिक कल्याण को बढ़ावा तो दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय आगे चलकर ये विकृत कल्याणकारी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है वन सलाहकार समिति यानी फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के बारे में। तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी देखिए, ऑप्शन है कि फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी या पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा 3 में वन सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान है। क्या ये पर्यावरण अधिनियम 1986 है? वन जो एडवाइजरी कमेटी है उसको पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया है, और ये वन मंजूरी देने के मुद्दे पर सरकार को सलाह देता है। मतलब वन से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है या जो भी हो उसमें सरकार को सलाह देता है। प्रधानमंत्री वन सलाहकार समिति के अध्यक्ष होते हैं। क्या ये प्रधानमंत्री है? क्या ये पर्यावरण अधिनियम 1986 है? देखिए, पर्यावरण अधिनियम 1986 वन सलाहकार समिति गठन नहीं करता है। ये तो ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि ये पर्यावरण अधिनियम 1980 है। ठीक है, और ये दूसरा ऑप्शन सही है, लेकिन प्रधानमंत्री भी इसकी अध्यक्षता नहीं करते हैं। तो केवल और केवल 2 सही है, क्योंकि पर्यावरण कल्याण मंत्री जो होते हैं वही इसकी अध्यक्षता करते हैं। 2 इज द राइट आंसर। पर्यावरण अधिनियम 1980 मतलब वन संरक्षण अधिनियम 1980 जो है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 उसकी धारा 3 में बताया गया है
कि सरकार को दिशा निर्देश देने के लिए एक वन सलाहकार समिति होगा। वन सलाहकार समिति वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्थापित है, ठीक है। और रही बात वन सलाहकार समिति, जो कि एक वैधानिक निकाय है, जो कि एक्ट के द्वारा बना है, तो ये खनन, औद्योगिक परियोजना और टाउनशिप जैसे गैर वन उपयोग है उसके लिए वन भूमि के जो विचार है उस पर सवाल करती है खास करके। और इसकी संरचना में देखा जाए तो वन सलाहकार समिति में कौन कौन से होंगे, तो पहला तो महानिदेशक होगा, वन महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। और पर्यावरण और वन मंत्रालय इसी का मतलब वन जो इसका डायरेक्टर होता है वही इसका मतलब अध्यक्ष होता है, तो प्रधानमंत्री की कोई बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है बृहत कथा कौन कौन सा लेखन मैच कर रहा है, साहित्य लेखन है। बृहत कथा सर वर्मन, स्वतंत्र, गुणाध्याय, बुद्ध, और तीसरा है बुद्ध चरित्र, अश्वघोष। बुद्ध चरित्र तो पता है कि अश्वघोष है, ये सही है। बाकी लोगों की जानकारी तो चलिए, इसका सही जवाब तीन ही है, क्योंकि पहला तो पता नहीं, दूसरा सही बात बी इज राइट आंसर दिया हुआ है। और क्या, बृहस्पति एक प्राचीन महाकाव्य है। बृहस्पति एक प्राचीन महाकाव्य है जो कहा जाता है कि इसको गुवाद्या द्वारा रचा गया था, गुवाद्या द्वारा, ठीक है। एक संस्कृत व्याकरण जिसका नाम है कतंत्र सर्ववर्मनाचार्य, इसको सर्ववर्मनाचार्य ने लिखा है, वर्मनाचार्य ने, तो दोनों ऑप्शन गलत हो गया। और बुद्ध चरित्र तो जानते ही हैं, अशोघोष के द्वारा लिखा गया है, ये बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान। इन्वेस्ट इंडिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। इन्वेस्ट इंडिया यह भारत की एक आधिकारिक एजेंसी है जो निवेश, तो इन्वेस्ट इंडिया जो भारत की एक आधिकारिक एजेंसी है जो निवेश संवर्धन के लिए सुविधा के लिए समर्पित है। और इन्वेस्ट इंडिया एक लाभ आधारित सिंगल विंडो फैसिलिटेटर है जो संभावित विदेशी निवेशकों के लिए स्थापित किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया, आप इन्वेस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं तो प्रॉफिट ओरिएंटेड कैसे हो सकता है, लाभ आधारित तो होगा नहीं, तो काटिए इसको पहला। जी हाँ, इन्वेस्ट बढ़ाइए भारत में, उसके लिए सुविधा, उसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस फैसिलिट मतलब अप्लाई कराइए, एक इज द राइट आंसर। इन्वेस्ट इंडिया भारत की एक आधिकारिक एजेंसी है जो निवेश संवर्धन और सुविधा के लिए समर्पित है, एक गैर लाभकारी संगठन, ठीक है, सिंगल विंडो गैर लाभकारी खिड़की है। और 2010 में भावी विदेशी निवेशक को लिए और विदेशी स्थानों में निवेश करने के इच्छुक भारतीयों के लिए, निवेशकों के लिए स्थापित किया गया था ताकि निवेश को आकर्षित किया जाए, एक बेहतर मतलब आर्थिक तंत्र बनाया जाए। इन्वेस्ट इंडिया भारत में एक निवेश संवर्धन एजेंसी है, भारत में एक निवेश संवर्धन एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया। अगला क्वेश्चन पुर्तगालियों के बारे में है, पुर्तगालियों के बारे में है। भारत में पुर्तगाली के संबंध में, पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे और भारत छोड़ने वाले अंतिम, आने वाले पहले जाने वाले अंतिम। भारत के समुद्री मार्ग की पुर्तगाली खोज यूरोप से सीधे भारत के लिए की गई पहली रिकॉर्ड की यात्रा थी। पुर्तगाली भारत के सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु, टॉलरेंस। पुर्तगाली अंग्रेज कभी किसी के लिए टॉलरेंस हुए हैं? अंग्रेज जितने भी यूरोपीय लोग हैं वो सभी धर्मों के टॉलरेंस कहाँ से हो जाएंगे? तीसरा स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया, तो 3 को छाट दीजिए, सारे के सारे 3 खत्म, 1 और 2 आंसर। पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपीय, ठीक है, अंतिम जाने वाले ये भी थे। भारत सरकार के द्वारा से गोवा, दमन, दीव, माही कार्यकाल ये सब जो था ना 1961 से पहले तब पुर्तगालियों का था। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग पुर्तगाली खोज अटलांटिक महासागर में जो केप ऑफ गुड होप है उसके माध्यम से होते हुए सीधे यूरोप से भारत के लिए की गई पहली दर्ज यात्रा थी, जो कि 1495 से 1499 के बीच में हुआ था, राजा मैनुअल के प्रथम के शासनकाल में। और उसमें पहला पुर्तगाली खोज यात्री वास्को डी गामा भारत पहुंचा। पुर्तगालियों ने ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत कोशिश की, उसने मुसलमानों के साथ बहुत मतलब नाइंसाफ़ी किया, मुसलमानों के प्रति असहिष्णु थे। आगे चलकर वो हिंदुओं के प्रति भी असहिष्णु जैसा व्यवहार करने लगे। तो वो लोग कभी सहिष्णु हो जाएं तो खैर छोड़िए। भारत सरकार के द्वारा बाजार हस्तक्षेप योजना, ये जो बाजार मार्केट जो
क्या कर सकते हैं, हस्तक्षेप का, इंटरवेंशन, स्कीम कहे या इनिशिएटिव कहिए, अच्छा वर्णन करता है। मार्केट इनिशिएटिव स्कीम, मिस, MIS। मार्केट इंटरफेयर जो भी हो, बाजार की कीमतों में गिरावट के बावजूद खराब होने वाले यानी पेरिसेबल और बागवानी वस्तुओं की खरीद के लिए एक मूल्य समर्थन तंत्र है। तो पहला ही ऑप्शन मेरे ख्याल से आपको गलत लग रहा है कि सही लग रहा है, बताइए। एक संरक्षणवादी टैरिफ, क्या ये टैरिफ है? संरक्षणवादी टैरिफ है जो सरकार घरेलू क्षेत्र की सुरक्षा के लिए विदेशी आयात पर लगा देती है। क्या ये बहुराष्ट्र कंपनियों के एकाधिकार को रोकने के लिए लाया गया है सरकार के द्वारा? क्या ये घरेलू शेयर बाजार में अचानक जो धड़ाम धड़ाम गिरने लगे उसको बचाने के लिए एक तंत्र है? तो ये मार्केट एक तरह से स्टेबलाइजेशन स्कीम कहिए या मार्केट इंटरफेयर कहिए, जो भी है, ये वास्तव में इनिशिएटिव दिया गया है एक तरह से बागवानी वस्तु की खरीद के और वस्तुओं की खरीद के मूल्य समर्थन के लिए, कि ऐसा ना हो कि जो बागवानी फसल उगाते हैं उनकी फसल का एक उचित कीमत भी ना मिल पाए और किसानों को MSP मिल जाए। वरना लोग किसान की तरह सब लोग खेती करेंगे, गेहूँ और चावल उगाएंगे और पूरी तरह से जो विविधता है वो खत्म हो जाएगी। तो बाजार हस्तक्षेप योजना, जिसको लिखा गया है इंग्लिश में, देखिए MIS, मिस, मार्केट इंटरफेयर या इनिशिएटिव जो भी हो, बाजार की कीमतों में गिरावट की स्थिति में खराब होने पर, ठीक है, बागवानी वस्तुओं की खरीद राज्य सरकार के अनुरोध पर लागू जो मूल्य समर्थन है वो एक तंत्र है। अगला क्वेश्चन है कि पुराने और उपयोग किए गए कंप्यूटर और उसके जो भाग है, जो अनुचित, जो अंधाधुंध निपटान, मतलब बकवास निपटान के कारण कौन कौन सा, मतलब सीधा सीधा ई कचरा जो पैदा होता है, उस ई कचरे में क्या क्या हो सकता है? बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, हैप्ला कल्चर। ये मरकरी है, बुध नहीं है, ध्यान रहे, मरकरी, दिस इज मरकरी, मरकरी। लेड, प्लूटोनियम। सबसे पहली बात, प्लूटोनियम तो होता नहीं है ई कचरा में, प्लूटोनियम को काट दीजिए। और ये हैप्ला कल्चर क्या होता है? तो प्लूटोनियम सबसे अंतिम वाला छाटिए, पहले सबसे अंतिम में जो भी हो, तो 7 तो होगा नहीं, तो एक और ये खत्म, ये खत्म और ये खत्म, ये खत्म, तो आंसर तो हो गया यही बात, 1 2 3 5। हेप्टा कल्चर के बारे में जानते ही जानो, कोई दिक्कत नहीं आपको। देखिए, हेप्टा कल्चर एक कीटनाशक है और प्लूटोनियम एक रेडियोधर्मी है, तो इसलिए इसका उपयोग तो दिन प्रतिदिन की कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं तक किया जाता होगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, आपने आसानी से पकड़ लिया कि कौन कौन से ई कचरा निकलते हैं। अब अगला क्वेश्चन इतिहास के संबंध में है। महाजनपद काल में पंच सिक्के, जो पंच सिक्के होते थे वो महाजनपद काल में जारी किए गए। महाजनपद काल में पंच सिक्के पहले और फिर राज्य के द्वारा, मतलब पहले इसको गिल्ड्स के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, और फिर राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जाता था। पंच चिन्हित ज्यादातर चांदी के होते थे और उसमें सूरज, जानवर, पेड़, ज्यामिति प्रतीकों का उपयोग किया जाता था। भारत यूनानियों द्वारा बड़ी संख्या में पंच चिन्हित सिक्के जारी किए गए थे, मतलब इंडो यूनानियों के द्वारा दो भारी संख्या में पंच सिक्के जारी किए गए, लेकिन उनकी प्रकृति के कारण बहुत अधिक ऐतिहासिक महत्व तो नहीं है। अरे वाह, ऐतिहासिक महत्व तो नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो चौथा स्टेटमेंट तो गलत है, तो मेरे ख्याल से सब खत्म, 1 2 3 इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। देखिए, पंच सिक्का 7वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 1 शताब्दी ईस्वी के बीच जारी रहा, मतलब 700 साल इधर और 100 साल, 800 साल तक सोच लीजिए पंच सिक्के चलते रहे। इन सिक्कों के शुरू करने के लिए क्या हुआ है इसके बारे में कुछ मतलब अभी बता नहीं सकते हैं, लेकिन पंच चिन्हित सिक्के कहा जाता था, चांदी से बने होते थे जिनमें प्रतीक के रूप में अलग अलग सिक्कों पर एक तरह से मुक्का मार दिया गया हो मानो। शुरुआत में इसको व्यापारियों के द्वारा, व्यापारी गिल्ड के द्वारा शुरुआत में इसको जारी किया जाता था और बाद में राज्यों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं व्यापार गतिविधि और शहरी विकास के बारे में इसकी जानकारी इससे मिल सकती है पंच सिक्कों के आधार पर। पहली अवधि खास करके छोटे छोटे जनपद, छोटे छोटे स्थानीय राज्यों के लिए हुआ था और आगे चलकर इसको बड़े
साम्राज्य यानी कहा जाए तो मौर्य काल में, महाजनपद काल में इसको विकास दिया गया। इन सिक्कों पर पाए जाने वाले जो रूपांकन थे वो प्रकृति से खींचे जाते थे, जैसे कि सूर्य है, पशु है, पेड़ है, पहाड़ है। चलिए ये तो हो गया। और आमतौर पर देखा जाए तो ग्रीक और इंडो ग्रीक जो सिक्के थे ऐतिहासिक रूप से बहुत ही जरूरी है। ऐसे भी सिक्के हो, स्तंभ हो या फिर पोट्री हो, ये सब इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। आप इसको नकार कैसे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व और बुद्ध संस्कृति में जो अनेक प्रतीक हैं उनके मिलान करना आपको। पद्मपानी, मंजूश्री, वज्रपानी और क्षितिज गर्भा। पद्मपानी, देखिए पद्मपानी ये बुद्ध के जीवन के करुणा से जुड़ा हुआ है, तो ए का बी हो जाएगा। जी हाँ, ए का बी। मंजूश्री, ये क्या है मंजूश्री? मंजूश्री आई थिंक ये इसके इनसाइड से जुड़ा हुआ है। और वज्रपानी जो है ये पावर से जुड़ा हुआ, पावर। और क्षितिज गर्भा इसके संरक्षक से है। तो पद्मपानी ए का बी, मंजूश्री हो गया डी, हो गया आंसर। ख इज द राइट आंसर। ख यस यस, रॉन्ग, आई थिंक रॉन्ग। बी डी ओ उधर भी तो है, 3 अपने मिलाया हुई था लेकिन अपने आंसर देखा नहीं, इसलिए तो इस तरह गड़बड़ी ना हो। चलिए माफ करते हैं इसको। पद्म पानी का सीधा मतलब है बुद्ध की करुणा का प्रतीक, जैसा कि डिस्कस किए थे हम लोग ने। पद्म पानी ये सभी बुद्ध की करुणा का प्रतीक है। वज्र पानी की बात करें तो ये बुद्ध के रक्षक और मार्गदर्शक, शक्ति का प्रतीक है। वज्र पानी शक्ति का प्रतीक। मंजूश्री की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था कि इनसाइट की बात करता है मंजूश्री। और ये जो क्षत्रिय गर्भा है ये वास्तव में बुद्ध की मृत्यु और मातृत्व के उत्थान के बीच नियंत्रण रखता है। इस संरक्षक की बात है, क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी संगठन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी संगठन आईटीटीओ के बारे में पूछा जा रहा है। इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। ये अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी समझौते के तहत अंकाट के तहत एक तरह से स्थापित किया गया है। अंकाट के साथ साथ यह केवल उष्णकटिबंधीय देशों का ही अंतर सरकारी पैनल है। केवल तो शब्द गलती लगता है यूपीएससी की, लेकिन ध्यान से ऐसा नहीं हो। जी हाँ, इसका सही जवाब है एक, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी समझौते के तहत अंकाट के तहत स्थापित है। और एक केवल उष्णकटिबंधीय पौधा या देश उसके लिए हो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर इमारती लकड़ी मिलती हो जो उष्णकटिबंधीय पौधे के नहीं हो। तो उष्णकटिबंधीय देश में क्या इंग्लैंड आता है? नहीं ना, तो कहाँ से? इंग्लैंड में भी तो होगा ना कहीं ना कहीं। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय टिम्बर संगठन आईटीटीओ एक अंतर सरकारी संगठन है जो उष्णकटिबंधीय वनों के स्थायी प्रबंधन और संरक्षण और उष्णकटिबंधीय लकड़ी की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार और उसके डाइवर्सिफिकेशन को निरंतर उसको मैनेज करता है। कानूनी रूप से काटे गए जंगलों को बढ़ावा देता है। और इस संगठन की स्थापना की गई थी आईटीटीए के समझौते के तहत स्थापित की गई। ये वास्तव में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा प्रायोजित किया गया। 1985 में इसकी पुष्टि की गई थी, तो अंकाट के द्वारा स्थापित था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल, इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव, अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल के बारे में। यह पर्यावरण और इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम मतलब स्कोप और आईजीबीपी की समस्याओं पर वैज्ञानिक समिति के प्रयोजन के तहत स्थापित किया गया है। और इस गठन का ओवरऑल मकसद क्या है कि स्वास्थ्य और खाद्य पदार्थ और ऊर्जा उत्पादन के परिणाम स्वरूप जो पर्यावरण पर होने वाले पूरी तरह से नाइट्रोजन के नकारात्मक प्रभाव को हटाना है। पूरी तरह से कहाँ से हट जाएगा नाइट्रोजन? तो ये दूसरा स्टेटमेंट तो खत्म है, काट ही दीजिए। पहला स्टेटमेंट आपको लग रहा होगा सही है। स्कोप और आईजीबीपी की समस्याओं पर वैज्ञानिक समिति के प्रयोजन के तहत INI तो स्थापित किया गया था। देखते हैं
इज द राइट आंसर ऑफ कोर्स। इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो 2003 में स्कॉप और आईजीबीपी के द्वारा स्थापित किया गया। और यह कार्यक्रम वर्तमान में जो निरंतर भविष्य में जो कुछ हो रहा है, ये खास करके नाइट्रोजन के जो प्रभाव है, क्योंकि आपको पता होगा नाइट्रोजन जो है वो खाद्य उत्पादन में बहुत भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है। तो नाइट्रोजन के सही ढंग से उसके उपयोग हो, उसके अनुकूलन को बढ़ावा देने और मानव स्वास्थ्य और भोजन पर उसका मतलब नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, तो नाइट्रोजन के जो नकारात्मक प्रभाव उसको कम करना है, पूरी तरह से खत्म नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है भारत में वन संबंधी आंकड़ों के बारे में। वाह। फॉरेस्ट कवर के बारे में, फॉरेस्ट कवर जो मौजूद 30% से अधिक पेड़ की जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां पर कम से कम 100 हेक्टेयर से अधिक भूमि आता हो। 100 हेक्टेयर है से अधिक सभी भूमि को संदर्भित, जितना 100 हेक्टेयर का भूमि है वहां पर अगर मतलब ट्री डेंसिटी 30% से ज़्यादा होना चाहिए। एक तो फॉरेस्ट कवर में दो बातें हैं कि एक 30%, दूसरा 100 हेक्टेयर। आधिकारिक रिकॉर्ड के तहत रिकॉर्ड किए गए वन क्षेत्र को वन कवर की आवश्यकता नहीं है, मतलब जो आधिकारिक रिकॉर्ड में है उसको वन क्षेत्र में इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है। बाग और जो पाम ट्रीज हैं उसको वन आवरण का हिस्सा माना जाता है। ये हथेली मतलब पाम ट्रीज, जो बड़े बड़े पाम ट्रीज होते हैं उसको भी इंक्लूड किया जाता है। और उष्णकटिबंध सदाहर वन समग्र क्षेत्र के संदर्भ में भारत में सबसे बड़ा वन समूह बनाता है। उष्णकटिबंध सदाबहार वन कहाँ से? भारत में उष्णकटिबंध सदाबहार अगर अधिक होता तब ना। तो मेरे ख्याल से आपको इसका आंसर मिल जाना चाहिए, क्योंकि पहला स्टेटमेंट फॉरेस्ट कवर वो गलत है। क्योंकि देखिए फॉरेस्ट कवर में जो भी जो भी क्षेत्र आता है उसमें 30% नहीं बल्कि 10% पेड़ होना चाहिए। 10% और साथ साथ 100 हेक्टेयर की जगह 1 हेक्टेयर सभी भूमि उसको आता है। जो आधिकारिक रूप से रिकॉर्डेड है ऑलरेडी उसको हम लोग इसमें कवर नहीं करते हैं फॉरेस्ट कवर में। और जो पाम ट्रीज है, इसके अलावा जो बाग है उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। और रही बात उष्णकटिबंध सदाबहार वन, जी नहीं, उष्णकटिबंध सदाबहार वन नहीं। और चौथा ऑप्शन भी दिया हुआ, पांचवा ऑप्शन है क्या ये? भारत में लिटोरल और दलदल बल लगभग उतने ही क्षेत्र में है जितना कि उष्णकटिबंध नम पर्णपाती है। तो ये शायद पहला स्टेटमेंट छाटिए ना पहले, आई थिंक दैट वुड बी मोर बेटर। पहला खत्म, दूसरा तो शायद सही था, 2 और 3। भारत में फॉरेस्ट कवर का अर्थ है सभी भूमि, सभी क्षेत्र जो 1 हेक्टेयर से अधिक होना चाहिए, ठीक है, ना कि 100 हेक्टेयर से। 1 हेक्टेयर से अधिक हो और कानूनी स्थिति के बावजूद 10% से अधिक पेड़ घनत्व होना चाहिए। उसमें भूमि रिकॉर्ड के वन क्षेत्र नहीं हो सकते हैं। इसमें बाग है, बांस है, पाम ट्रीज है और इसको रिमोट सेंसिंग के माध्यम से इसका रिकॉर्ड किया जाता है। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया या फॉरेस्ट एरिया सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज सभी भौगोलिक क्षेत्र, सरकारी रिकॉर्ड में जो आता है उसको फॉरेस्ट एरिया कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है माइट्रोकॉन्ड्रियल ईब के बारे में। माइट्रोकॉन्ड्रियल ईब अभी चर्चा में है। माइट्रोकॉन्ड्रियल ईब क्या है? माइट्रोकॉन्ड्रियल ईब वह सभी जीवित मनुष्यों के लिए सबसे हाल में आत्ममात्र सत्तात्मक पूर्वज है। वह सभी मनुष्यों का सबसे पुराना मात्र सत्तात्मक पूर्वज है। और वह कभी प्राइमेट था। तो इसका सही जवाब, वह सभी जीवित मनुष्यों का सबसे हाल में एक मात्र सत्तात्मक पूर्वज है। सबसे पुराना नहीं, सबसे हाल का। तो मानव आनुवांशिक में माइट्रोकॉन्ड्रियल ईव सभी जीवित मनुष्यों का मैट्रिलिनियल सबसे हालिया आम पूर्वज है। माइट्रोकॉन्ड्रियल ईव पुरुष एनालॉग वाई क्रोमोजोल एडम है वह व्यक्ति जिसमें सभी जीवित मनुष्य पितृसत्तात्मक रूप से अवतरित होते हैं। और फाइनली ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की क्वेश्चन है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के बारे में, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी नवाचार में तेजी लाना, 3 प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड को इंटीग्रेट करना, और कृषि प्रथाओं और नीतियों और कार्बन उत्सर्जन के बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा में गिरावट की चुनौती को संबोधित करना। तो कार्बन प्रोजेक्ट के बारे में आई थिंक ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, स्वच्छ कोयला सब सही लग रहा है क्या? 1 2 3 लगा देते हैं। बी इज द राइट आंसर।
देखिए बी में क्या था, केवल 2 सही है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट मानव गतिविधि और पृथ्वी प्रणाली के लिए ग्रीन हाउस गैसों को इंटीग्रेट करता है। तीन ग्रीन हाउस गैस है, देखिए कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। शहरी और संचयी और नकारात्मक उत्सर्जन पूरक प्रयास करना कोशिश है। अब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है जिसको सॉल्व किया जाए, बट टेकिंग। तो प्रश्न ये है कि अकेले 6 दिनों में काम का एक टुकड़ा ए अकेले 6 दिन में करता, बी 8 दिन में करता। ए और बी ने इसे 3200 रुपया के लिए करने का मतलब ठेका लिया था। अब आता सी की मदद से उन्होंने 3 दिन में ही काम पूरा कर लिया। मतलब ए बी सी तीनों मिलकर 3 दिन में ही निपटा देते हैं, तो सी को कितना मिलेगा इसका पैसा? दैट कुड बी सॉल्व। सबसे पहले आपको पता चलना होगा कि इन लोगों ने पार्टिकुलर कितना कितना दिन काम किया, उसका एफिशिएंसी पता चल जाएगा। तो जिस अनुपात में उन्होंने काम किया उस अनुपात में उसको पैसा मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को पता चलना होगा कि ए बी और सी के काम। देखिए मैं कोशिश करता हूँ सॉल्व करने का। यहाँ पर ए एक दिन में शायद 1/8 था क्या, 6 दिन, और बी 8 दिन। अच्छा, तो ये हो गया बी का, ये हो गया ए का, और ये हो गया सी का, 1/c बराबर ए बी सी, 1/a प्लस बी प्लस सी। तो 1/c बराबर क्या हो जाएगा, 1/3, क्योंकि ए बी सी मिल के 1/3 लेते हैं, माइनस ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो 24 हो जाएगा। 24 एलसीएम, 8 से भाग दीजिए 3, 6 से भाग दीजिएगा 4, 4 3 7, 7/24 घटा दीजिए तो 1/3, तो 24 एलसीएम। फिर से 24 को भाग दीजिएगा तो आपको 3 8 24, 8 माइनस 7 यानी 1/24, यानी सी को लगेगा 1/24, यानी सी को लगेगा 24 दिन। तो पता चल गया आपको दिन का अनुपात। तो A/B/C, ये इसको 1/6, ये इसको 1/8 और ये इसको 1/24। तो एफिशिएंसी जस्ट अपोजिट होगा इसका। तो जिस अनुपात में इसको 24 से गुना कर दीजिए सबको, और 24 से इसको गुना किया तो ये 4 रेशियो, 6 चौके 24, ये 3 रेशियो और इसको 1 रेशियो। तो 4:3:4:3:1 मतलब टोटल हो गया 8, और टोटल पैसा दिया हुआ है शायद 3200 रुपया। तो एक बराबर कितना, बस 8 बराबर 8 चौके 32, 400। तो सी को मिलेगा 400 रुपया है, सी को 400 रुपया मिलेगा। देखते हैं विच इज द करेक्ट। चलिए 400 रुपया, ये बी इज द राइट आंसर मेरे ख्याल से। तो ये हम लोगों ने कोर्स बना लिया। ए के द्वारा 1/6, बी के द्वारा इतना, सी के द्वारा काम निकाल लिया गया है। ठीक है, 1/24 यानी 24। तो अनुपात इस तरह से हो जाए जो भी हो। तो 400 रुपया आंसर आ गया ना, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। अकेला इसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेला 20 दिन में, जबकि दोनों मिलकर 12 दिन में। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन काम करता है तो ए और बी कितने दिनों में काम पूरा कर देंगे। ओके, तो यहाँ सोल्व कर हो सकता है। तो हमको बी का अकेला निकालना पड़ेगा। तो ए और बी का 1/12 दिन हो गया इधर। अगर हम इसमें से ए को घटा दें तो आपको बी का निकल जाएगा। तो एलसीएम ना लेके अगर मैं इसके लिए 20 और 12, एलसीएम होगा 60 हो गया। तो 5 माइनस 3, 2/60, यानी 30 दिन में ये काम निपटाएगा ऐसे अगर करता तो। लेकिन चूंकि उसको कहा जा रहा है कि वो आधा ही, लेकिन प्रतिदिन केवल आधे काम करता है, तो पूरा काम करेगा तो वो डबल हो जाएगा, यानी इसको 60 दिन काम करना पड़ेगा। यानी 30 के आधा, मतलब लिखा है कि आधे दिन में, मतलब बी प्रतिदिन केवल आधे दिन काम करता है, इसका मतलब उसका एफिशिएंसी डबल है।
तो यहाँ पर उसको आपको पता चल गया कि ए और बी का, तो ए हो गया 20 दिन, ए 20 दिन में और ये 60 दिन में, 20 60 80, ये फॉर्मूला है एगो x इंटू वाई। जब दो व्यक्ति का काम का अगर आपको मालूम हो तो आप पता चला सकते हैं कि काम कितने दिन में निपट जाएगा, इस तरह का फॉर्मूला से। तो 20 चौके 80 और 4 से काटिए तो 15, यानी 15 दिन में काम निपट जाएगा। देखिए 15 दिन, जी हाँ 15 दिन, सी इज द राइट आंसर। देखिए ए का काम दिया है, बी का काम दिया हुआ है। बी का 1 दिन का काम 1/30, बी का आधा दिन का काम 1/60, क्योंकि आधा दिन कम करता है तो डबल करना पड़ेगा, ए और बी दिनों का इस तरह से बनाया गया है। तो इस प्रकार से मैंने कोशिश की आपको आईएएस जैसे प्रश्न होते हैं, ये आईएएस के एक तरह से मॉडल पेपर है। आप इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि इस तरह के प्रश्न अगर आएंगे तो जटिलता का जो स्तर काफ़ी ऊंचा है। बट प्रतिदिन अगर कोशिश हो कि 20-25 प्रश्न को हल करने का, तो दैट मीन यू विल बी ऑल्सो एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन सच डिफिकल्टी लेवल। ओके, तो बने रहिए इस चैनल में और देखते रहिए इस वीडियो को और इस तरह के चैनल को। धन्यवाद।